चलो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 8.1, 8.2 एंड 8.3 हो गया था। 8.4 करना स्टार्ट। तो पहले कॉपी पे लिखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अच्छा ये सैटेलाइट है, आई क्या लिखा हो पढ़ो यहाँ पे, IO नेम है किसी सैटेलाइट का, ठीक है। विजिबल है बोर्ड पे, पीछे नजर आ रहा है स्टेटमेंट कि थोड़ा बड़ा कर दिया इन्हों। भैया वो तो भैया मैंने पढ़ा लेंगे कि चलना है कॉपी पे जैसे आप बाद में कर बना रहे थे ना, तो मैंने 10 चीज शुरू कर देता हूँ, फिर ग्रेविटेशन की गैप ला दे, आप पेज छोड़ दे। अच्छा बेटे देखो स्टेटमेंट 8.4 पढ़ो क्या है। IO वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, ठीक है, कोड नेम है सैटेलाइट जुपिटर दी। पीरियड कितना का पढ़ो ओदा 1.769 डेज अराउंड जुपिटर एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 4.2 to 10⁸ मीटर। शो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 दैट ऑफ द सन। हमने जुपिटर के मास को शो करना है कि सन के मास से 1000 टाइम्स कम है, ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के करना है। कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे। टाइम पीरियड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, रेडियस ऑर्बिट गिवन है। पता किसी को फॉर्मूला? ग्रेविटेशन में जब हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिट रेडियस में रिलेशन पढ़ते हैं, कौन सा लॉ था ये वाला? केपलर थर्ड लॉ। अपनी कॉपी खोलो, लिखो केपलर थर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या था। T² इक्वल टू क्या था यहाँ पे 4π² अपॉन GM/r³। बेटे ये हर सैटेलाइट के लिए वैलिड होता है। इस केस में सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये मास किसका होगा। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे मास किसका होगा। अभी हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। टाइम कितना दिया है 1.769 डेज हैं। 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं 86,400। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और ये किसके को लाएगा, डिस्टेंस कितना है r कितना है, π² कितना होता है पहले बताओ 10। r कितना है यहाँ पे डिस्टेंस कितना बोलो 4.2 to 10⁸ और नीचे g कितना होता है 20/3 लिख दो -11 m। इस डेटा को सॉल्व करके कैन यू कैलकुलेट m, और m का मास क्या आएगा 1000 टाइम लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ सन। और आपको पता है मास ऑफ सन होता कितना है, अपनी कॉपी पे लिख लो 10⁻30 kg। मास ऑफ सन भी इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। अगर आपने अर्थ पे बैठ के मास ऑफ सन निकालना है ना, तो हमें अर्थ का टाइम पीरियड पता है सन के अराउंड कितना होता है 1 ईयर। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 ईयर, और r कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1.5 10⁻12 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप तो मास ऑफ सन निकाल लोगे। अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं मास ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की सैटेलाइट स्टडी कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, आपने घर पे करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा बोर्ड क्लियर है, सारा आ रहा है, सारा विजिबल है? नहीं वो साइड कितनी नहीं आई, थोड़ी सी आ रही, थोड़ा एडजस्ट करो। कैलकुलेशन आ गई, अब आई कैलकुलेशन। बोर्ड को भी सेट करते हैं, फिर लिख लो पहले इसको। चलो तो 8.4 क्वेश्चन कर लिया हमने। कैलकुलेशन आपने होमवर्क में करनी है और चेक करना है कि आंसर आपका 10/27 किलोग्राम आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5। लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टार्स। कितने स्टार्स लिखे हुए यहाँ पे 2.5 10⁻11 स्टार्स हैं। ईच वन ऑफ 1 सोलर मास। 1 सोलर मास का क्या मीनिंग होता है, मास ऑफ ईच स्टार इज इक्वल टू मास ऑफ 1 सन। हाउ लॉन्ग विल स्टार एट अ डिस्टेंस 50,000 LY क्या है यहाँ पे लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक जो स्टार है उसका डिस्टेंस इतना है अपने सेंटर से, गैलेक्टिक सेंटर से। हर गैलेक्सी में बड़े सारे स्टार्स होते हैं ना, तो गैलेक्सी में वो सेंटर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है 50,000 और डायमीटर कितना अज्यूम करना है
5 लाइट ईयर। तो कहते हैं कि क्या निकालना आपने, हाउ लॉन्ग का मीनिंग व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट टाइम, कैसे निकालेंगे? पर गैलेक्टिक सेंटर का तो मास नहीं पता, तो सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर बाई स्पीड। ये पढ़ा ना हमने, क्या हमारे पास स्पीड है यहाँ पे, हम 2 पाई आर निकाल सकते हैं। 50,000 क्या चीज़ है, हाउ लॉन्ग, टेक कंप्लीट रेवोल्यूशन। अच्छा ये कौन सा डिस्टेंस है, फिर एक 50,000 है, एक 10⁵ है। 10⁵ इज टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे गैलेक्टिक सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर मान लेते हैं, और ये आपके पास सन है या स्टार है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस, और ये रेडियस कितना हो गया आपके पास 50,000 लाइट ईयर। कहते हैं इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना ना। क्या इस फॉर्मूले से आंसर निकल सकता है? यहाँ पे स्पीड नहीं गिवन है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये रह गया, t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM r³ और कोई चॉइस नहीं है, r की वैल्यू ये पुट करेंगे, 4 पता है, पाई स्क्वायर पता है, m क्या लेंगे वो बताएगा, यहाँ पे मास क्या आएगा, मास लेंगे। फिर ये एक स्टार की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े सारे स्टार्स होंगे, सभी की अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इन सभी की म्यूचुअल अट्रैक्शन में ये स्टार रिवॉल्व कर रहा है। तो टोटल मास पता कितना ज्यूम करेंगे, कितने स्टार हैं यहाँ पे, और एक स्टार का मास कितना है, 1 सोलर मास, उसको बोलते हैं 10⁻30 kg। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू पता क्या यूज करोगे, 2.5 10⁻11 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स, क्योंकि हमें सेंटर पे मास नहीं पता कितना है। तो कौन सा मास होगा, सारे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूले लग सकते थे, एक 2 पाई आर बाई वी लग सकता था, बट वी डोंट हैव, तो दूसरी चॉइस क्या बनी, ये वाला फॉर्मूला। ये हर हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है ना किसी भी गैलेक्टिक सेंटर के या सन सेंटर के अराउंड, सब पे वैलिड होता है। बट मास क्या आना है, पूरी गैलेक्सी का मास आना है। पूरी गैलेक्सी में कौन है, मेजरली स्टार्स हैं। ठीक है, होगी क्लियर चीज़, नोट करो। सो कैलकुलेशन देखो, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, केपलर थर्ड लॉ रिपीट हो रहा है। आप पेपर में इन सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, t² इक्वल टू लिखा होगे, वैल्यूज पुट कर दोगे। कहीं टीचर तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं करते, ज़्यादा हाफ मार्क डिडक्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं। बट आपने यूनिट भी लिख के आना साथ में। अगर टाइम निकालना तो यूनिट क्या लिखोगे, सेकेंड्स। अगर t² निकालोगे तो सेकेंड स्क्वायर, बस ये याद रखना। अगर t² निकाल के आते हो तो सेकेंड स्क्वायर, अगर t निकालते हो तो सेकेंड ही लिखोगे, बस हो जाएगा क्लियर। कोई डाउट है विच? 8.6 बेटा ये करेक्ट ऑल्टरनेटिव कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो इस साल बड़े सारे पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट करो, फिलअप करो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, या MCQ में भी आ सकता है। अब आपने बताना है कि जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, क्या मीनिंग है इस लाइन का। इस चैप्टर में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेविटेशनल। अपनी कॉपी पे लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -G_m1m2/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, -G_m1m2/r। जी कौन सा लिख रहे हो, स्मॉल के कैपिटल, कैपिटल। स्मॉल जी वेरिएबल होता है, हम इस चैप्टर में स्मॉल जी को इतना यूज नहीं करते बिकॉज इट कैन वेरी। कहता है जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो इन्फिनिटी पे होती है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे होती है, सरफेस पे अर्थ पे तो -Gm1m2/r, r रेडियस ऑफ अर्थ होगा। सेंटर पे तो इन्फाइनाइट हो जाएगी, r ही जीरो हो गया, r जीरो हो गया। डिनोमिनेटर अपनी कॉपी पे देखो, फॉर्मूला लिखा है ना Gm1m2/r लिखा है ना। अगर आपने r को जीरो कर दिया तो ये क्वांटिटी इन्फाइनाइट हो जाएगी, जीरो तो नहीं होगी। ये जीरो कब होगी, जब r कितना होगा, इन्फिनिटी। जब बहुत दूर चले जाएंगे अर्थ से, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, और वो उसकी कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम के मैक्सिमम, मैक्सिमम। मैंने बड़ी बार बताया हुआ है, पेपर में MCQ पे आ जाना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। और मिनिमम कितनी होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, -Gm1m2/r। कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव। नेगेटिव, ये बताओ
बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव ऑफ काइनेटिक है पोटेंशियल, काइनेटिक। बिल्कुल ठीक है बेटे। मैंने फॉर्मूले आपको देखो कॉपी पे ये लिखवाए हुए, दोबारा लिख लो जिसने नहीं लिखे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM/r, कोई भी सैटेलाइट है। m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और r क्या है, उसका ऑर्बिट रेडियस। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ प्लेनेट की बात करेंगे, स्मॉल m कौन होगा, प्लेनेट, कैपिटल M कौन होगा, सन, और r क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेनेट टू द सेंटर ऑफ सन। ठीक है। और अगर इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस प्लेनेट की रिवॉल्विंग की, वो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और अगर आपने पोटेंशियल निकालनी है वो टोटल एनर्जी का ट्वाइस होती है। तो बोलो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी इन फॉर्मूले को देख के। क्या लाइन लिखी पढ़ो, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्या ये जो टोटल एनर्जी T है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक है कि पोटेंशियल, क्या है बेटे? टोटल एनर्जी अगर आपने काइनेटिक से निकालनी होती तो क्या करना पड़ेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव निकालना पड़ेगा। अगर आपने टोटल एनर्जी पोटेंशियल से निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ना है, हाफ। तो अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो। ये पेपर में क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, कैलकुलेशन भी आ सकती है। मान लो आपको पेपर में दे दे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी 50,000 जूल्स है, नेगेटिव 50,000, तो काइनेटिक कितनी होगी, पॉजिटिव 50,000। पोटेंशियल कितनी हो गई, 1 लाख, नेगेटिव 1 लाख। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं केपलर लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और एक देखो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी आ गया। तो जरूरी नहीं होता कि सेम क्वेश्चन पेपर में डाल लेंगे, टॉपिक सेम रहेगा। जो NCERT बैक एक्सरसाइज में जो टॉपिक रिपीट हो रहे होंगे ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो क्या ये यूज़र फॉर्मूला तो डॉक्टर बता, यहाँ पे 2 लिख देना, ये ठीक है, 2 लिख दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला की है -GMM/2r। और अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी वही होगी -GMM/r, डबल लिख लो, पार्ट लिख लिया आपने। ठीक है। सो 8.6 का फर्स्ट ऑप्शन की काइनेटिक एनर्जी। सेकंड कहते थे एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अगर आपने किसी बॉडी को जो या सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब बताओ ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी टोटल के नेगेटिव होगी, नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या होगी, अगर इसको आपने अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना है तो इसकी एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, जीरो के लिए पूरी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी या इससे ज़्यादा। तो बताओ फिर कौन सी करेक्ट होगी। कहते हैं अर्थ कैन इन्फ्लुएंस मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट आउट ऑफ सैटेलाइट। अगर आपने एक सैटेलाइट बॉडी अर्थ की सरफेस पे है, इसको यहाँ से उठा के कहाँ तक भेजना है, इन्फिनिटी तक, और एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को भेजना है, ज़्यादा एनर्जी किस पे स्पेंड करनी पड़ती है। तो हम दोनों काउंट करके देखते हैं। ठीक है, विजिबल है बोर्ड, देखो, चलो करते हैं, चेक करते हैं। अपनी कॉपी पे लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो बेटा, सेकंड पार्ट लिख लो। ये अभी तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मोर और लेस पूछ रहा है। पेपर में ये 3 मार्क में प्रूव करने के लिए बोल देगा, अगर मोर आएगी तो क्यों आएगी, लेस आएगी तो क्यों आएगी। देखते हैं कैसे करना। पहला केस, ये बॉडी कौन सी है, स्टेशनरी है कि मूविंग है, सरफेस से बड़ी हुई है। उसे कंपेयर करने को बोला हुआ स्टेशनरी के साथ के नहीं बोला हुआ, पढ़ो स्टेटमेंट। कहता है कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है और एक बॉडी जो अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई है। ज़्यादा एनर्जी किसको देनी है, क्या करने के लिए, उसको अर्थ से बाहर निकालना इन्फ्लुएंस से। तो ये रेस्ट में है। इसकी यहाँ पे बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी। ये ए बॉडी है, -GMM डिस्टेंस r कौन सा आएगा, रेडियस ऑफ, कर ले नोट। ये हो गया पहला केस। ये अर्थ है, ये कौन है, ये कौन सी सैटेलाइट है, रेस्ट पे के रिवॉल्व कर रही है। इसका रेडियस अर्थ के रेडियस से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा ही होगा, चाहे थोड़ा ज़्यादा हो, बट इट इज़ ग्रेटर। और इस केस में इसकी एनर्जी कितनी होगी टोटल, बॉडी वही है, ये भी m है, टोटल अर्थ m है।
ठीक है, अब हमने देखना है हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल देम आउट फ्रॉम द अर्थ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे 2 लिख दो साथ में, टोटल एनर्जी हमेशा नीचे 2R होती है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक पहले? इस केस में बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी ए के केस में? ये ए है, ये बी केस है, ये बी सेटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? नेगेटिव ऑफ द टोटल। बाइंडिंग एनर्जी आपको बताती है कि कितनी एनर्जी आप एक ऑब्जेक्ट को दोगे वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या चले जाए, बाहर। जब वो इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएगी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। हमने उसको इतना भेजना है कि बाहर निकल के चाहे रेस्ट में जाए चाहे मूव करते जाए, कम से कम कितनी एनर्जी देनी? इतनी। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? पहले देखो कॉपी पे लिख लिया ये बेटे, देखिए तो चौक पई हुई कबड़ से लॉक कर गए नाल दी क्लास में हैगी चौक पई हुई है, दे दो। अच्छा, ये बॉक्स में जो चीज़ें लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने आंसर बताना अपना। अब हमारा एम है कि बताएं कि बाइंडिंग एनर्जी इस केस में ज़्यादा है कि इस केस में ज़्यादा। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज किया हुआ मैथमेटिक्स में, डायग्राम ड्रॉ कर ली सभी ने? आप बताओ कि आर बड़ा कि कैपिटल आर स्मॉल आर? रेसिप्रोकल किसका बड़ा होगा? दोनों को जीएमएम से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सी एनर्जी ज्यादा है? सरफेस पे जो अर्थ थी, बॉडी थी कि जो ऑर्बिट कर रही थी? तो बाइंडिंग एनर्जी ए, जो बॉडी कहाँ थी? ऑन सरफेस थी, और क्या थी? रेस्ट में। और ये कौन सी थी? बाइंडिंग एनर्जी बी, सैटेलाइट रिवॉल्विंग। तो फिर कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें? अगर हमने अर्थ के इन्फ्लुएंस से दोनों को बाहर निकालना है तो किसको ज़्यादा एनर्जी देनी है? जो अर्थ की सरफेस पे रेस्ट पे पड़ी हुई है कि जो ऑर्बिट कर रही है? रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? कहते सैटेलाइट आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। हो गया प्रूव? क्या आंसर आएगा? लेस देन आएगा कि मोर देन आएगा? किन्नू कंपेयर कर रहे हैं? और बाइटिंग सैटेलाइट को निकालना ईजी है कि अर्थ की सरफेस पे पड़ी ऑब्जेक्ट को निकालना ईजी है? और बाइटिंग को निकालना इजी है, अर्थ की सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट पड़ी उसको निकालना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, मतलब सेम चौक है, सरफेस पे पड़ी हुई है, सेम चौक क्या कर रही है? ऑर्बिट कर रही है। तो किसको इजीली निकाल लेंगे? ऑर्बिट वाली इजी निकलेगी, कम एनर्जी पे निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन कौन सा आना है? लेस। और ये तो एमसीक्यू बन गया, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है ये। ठीक है, और मैंने प्रूव भी करवा दिया। तो कल को ये पेपर में अगर 3 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि शो करके दिखाओ, पहले तो क्वेश्चन ही पूछेंगे कि ये पूरी लाइन आएगी और साथ में लिखेगा जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई में ये करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन करे ना करे, हमें एनसीईआरटी तो करनी ही है ना सारी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 8.6। 8.7 पे आते हैं। Does the escape speed of the body from the earth depend upon mass of body, location from where it is projected, direction of projection, height of the location from where it is projected? क्या फॉर्मूला होता है पता आपको? उसका escape velocity का क्या होता है फॉर्मूला? कॉपी चेक करो। क्या फॉर्मूला पढ़ो? √2gm/r। m कौन है यहाँ पे? मास ऑफ बॉडी के मास ऑफ अर्थ है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहले तो ये डिपेंड करती है, बताओ फिर मास ऑफ बॉडी पे। चौक को एस्केप कराना है या डस्टर को एस्केप कराना है, दोनों की एस्केप स्पीड 11,200 मीटर पर सेकेंड है सरफेस ऑफ अर्थ से, 11,200 मीटर पर सेकेंड। चाहे चौक है चाहे डस्टर है। तो मीन इन दोनों के मास पे डिपेंड किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? ये कौन सा मास है फिर? ये वाला अर्थ का मास है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इट इज पहले फॉर्मूला लिखो कॉपी पे। वी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ
मास ऑफ बॉडी। दूसरा लोकेशन आ गया, क्या लोकेशन मैटर करती है? कैसे? वो देखो, इक्वेटर पे अगर आप लॉन्च करते हो बॉडी को, एस्केप कराते हो, तो इक्वेटर पे एस्केप स्पीड क्या होगी? √gm ओवर रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, यही होगी। और अगर आप पोल पे एस्केप करवाते हो तो वहां एस्केप स्पीड क्या होगी? √gm अपॉन रेडियस ऑन पोल। और रेडियस ऑन पोल कितना होता है? 6379 किलोमीटर। और इक्वेटर पे कितना है? ये आगे दो आंसर। अब आप बताओ फिर, अर्थ के इक्वेटर से रिलीज करोगे तो अलग आंसर आएगा, पोल पे करोगे तो, क्योंकि रेडियस क्या है? डिफरेंस है अराउंड, कितना डिफरेंस है पढ़ो? नियरली 32 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपने जस्टिफाई करना है, यस इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन। फिर प्रॉपर इक्वेटर एंड पोल के बारे में बताओगे। ये करो नोट, लिखो। वीडियो चल रही है? ठीक है, डन। अच्छा, थर्ड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के बारे में बताओ। एस्केप स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। ठीक है, इट इज ऑलवेज शुड बी वर्टिकल। और हाइट ऑफ लोकेशन, अर्थ की पोजीशन से कहाँ से लॉन्च किया है उस पर डिपेंड करती है। करके देखते हैं, ये कर लिए नोट। मान लो आप यहाँ पे हो, एक बॉडी को आप यहाँ से एस्केप करवा रहे हो, एक बॉडी को यहाँ से एस्केप करवा रहे हो। ये कितनी हाइट है? h। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी? r, रेडियस। और यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? ठीक है, अगर हाइट आपकी मान लो 1000 किलोमीटर है और 6400 किलोमीटर में हमने 1000 भी ऐड कर दिया, 6500 किलोमीटर रेडियस कर दिया, तो एस्केप स्पीड चेंज हो जाएगी कि नहीं चेंज होगी? हो जाएगी। लिख दो, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो, मेंशन करो। जो चीज़ मैथमेटिकली प्रूव होगी हम उसी को मानेंगे। अगर किसी चीज़ ने कह दिया कि मैथमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी विल नॉट डिफाइन इट। मैथमेटिकली क्लियर है ना, फॉर्मूले में चेंज आएगा। पहले आप डिस्टेंस सेंटर और बॉडी में ले रहे हो r, सेकंड केस में r प्लस h ले रहे हो, चेंज हो गया आंसर। बट h शुड बी सफिशिएंट लार्ज, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसा होना चाहिए। कर ले नोट। हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर ली ये वाली। हाँ वो लिख देना 2gm, मैं फॉर्मूला 2 नहीं लिखा। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक कॉमेट है, कॉमेट पता क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए सन। सन का छोटा पार्ट होता है जो तो निकल के पूरी गैलेक्सी च घूमता है, सारी गैलेक्सी घूम के वापस सन दे राउंड घूमता है, हाईली एलिप्टिकल। ठीक है, हाईली एलिप्टिकल पाथ है। कहता है द कॉमेट हैज कांस्टेंट, क्या इनमें से कांस्टेंट होगा वो बताना। जो देखते हैं, पहला था बेटे केपलर सेकंड लॉ क्या था, पता है आपको? यहां पे अगर सन है ना, ये प्लेनेट है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, इस जगह पे उसकी स्पीड है लेफ्ट v1, यहां से सन से डिस्टेंस कितना है? कुछ टाइम के बाद यहां पहुंचेगा, स्पीड हो गई v2, डिस्टेंस कितना हो गया? और एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट का रिवॉल्विंग अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अपनी कॉपी में लिखो, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, पहला पॉइंट ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एनी हेवनली बॉडी, एनी हेवनली बॉडी revolving around, any heavenly body revolving around sun in elliptical orbit
in elliptical orbit has constant angular momentum, उधर एंगुलर मोमेंटम की रहेगा कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस पी आर एम वी साइन थीटा। बताओ यहाँ पे दोनों में एंगल कितना है, यहाँ पे 90, तो पहला क्या होगा एम वी वन आर वन एम वी टू आर टू। ठीक है, एक पोजीशन फारदेस्ट है, एक क्या है नियरेस्ट, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मास मास कट गए, सो वी वन बाई वी टू क्या आ गया आर टू बाई आर। क्या स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? सन से जितना दूर जाएंगे स्लो हो जाएंगे, जितना पास आएंगे क्या हो जाएंगे। तो अभी समर चल रहे हैं तो अर्थ की स्पीड ज़्यादा है कि कम है? जब विंटर्स में अर्थ क्या हो जाएगी, तो कॉमेट भी ऐसे जाता है, ये सन है मान लो, यहाँ से निकलेगा बड़ी फास्ट निकलेगा, यहाँ पे जाकर स्लो के फिर फास्ट फिर स्लो, ऐसे जाता है। ठीक है, और प्लैनेट्स भी ऐसे रिवॉल्व करते हैं। अब ये डेटा क्लियर हो गया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर बताइए, कॉमेट के पास लीनियर स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट होगी? क्या उसकी वी स्पीड हर जगह पे सेम होगी कि डिफरेंट? डिफरेंट, पहला आंसर डिफरेंट। एंगुलर स्पीड क्या होता है, मेगा क्या होता है v बाय, देखो v1 यहां से v1 बाय r1 और v2 बाय r2 सेम है, v1 इंटू r1 इक्वल टू v2 इंटू r2, v1 बाय r1 एंड v2 बाय r2 सेम नहीं आना, मीन्स ओमेगा भी क्या है डिफरेंट। लग गया पता? पहला आंसर क्या है, स्पीड चेंजेस, एंगुलर स्पीड चेंजेस, फिर एंगुलर मोमेंटम सेम। काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का? यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? बेटे बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी तो एलिप्स में है, यहाँ सर्कल में घूम रही है। क्या मैंने ये प्लेनेट के बारे में बताया कि प्लेनेट रोटेट कर रहा है? मैंने बोला है प्लेनेट क्या कर रहा है, ऐसे आ रहा है ना, तो कौन सी स्पीड देखेंगे उसकी? लीनियर। क्या हाफ एम वी स्क्वायर सेम होगा? यहाँ पे होगा हाफ एम वी टू स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा हाफ, क्या मास चेंज होगा? बट वी वन वी टू सेम है कि डिफरेंट है? तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगी? डिफरेंट। आगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? क्या होता है माइनस जी एम एम बाय आर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाय आर टू, और यहां पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर वन। क्या सेम होंगे ये दोनों? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी, बट सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक क्या होगा? टोटल एनर्जी सेम रहनी है, कहीं काइनेटिक कम हो जाएगी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, कहीं पोटेंशियल कम हो जाएगी काइनेटिक बढ़ जाएगी, बस इतना सा काम होना है। तो आंसर हो गया। देखो कितने पार्ट पूछे हैं, और टोटल एनर्जी कितने पार्ट है सब में? 5 है ना, तो पेपर जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा आ जाना, नो डेरिवेशन, और ये वही बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है जिसको ये डायग्राम केपलर का सेकंड लॉ पूरा पता होगा, जिसको ये पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम सेम। और पेपर में एग्जामिनर ने इसको 5 मार्क बनाने के लिए ना एंड में लिख देना जस्टिफाई, जहां पे जस्टिफाई होता है यू हैव टू राइट रीजन। मैंने यहाँ पे प्रॉपर रीजन लिखा ना, ये लिखा ना केपलर सेकंड लॉ, ये रीजन, फिर ये प्रूव किया, फिर मैंने ये एनर्जी भी निकाल के दिखाई है, मैंने ये काइनेटिक एनर्जी भी दिखाए थे, मैंने ओमेगा के बारे में बताया, एवरीथिंग आई हैव मेंशन। कोई चीज़ के बिहाइंड कोई लॉजिक ना हो, अगर कोई चीज़ आपने बिना लॉजिक के लिखी उसके नंबर नहीं मिलते। अगर जस्टिफाई लिखा आ गया, अगर जस्टिफाई नहीं लिखा ओनली यू हैव टू राइट येस और नो, तब तो सिंपल मिलेंगे नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो एनसीईआरटी बुक में बड़े सारे क्वेश्चन है, ये 5 मार्क में आ सकता है। ठीक है, सो 8.8 तक कर लिए, बाकी हम क्वेश्चन 8.9 ऑनवर्ड्स कल करेंगे फिर। ठीक है, कर दो बंद।